हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अपनी नई इम्पैक्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने कुछ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व किए थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन किए थे और आज के वीडियो लेक्चर में भी हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस को इन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से सोल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, किसी के आंसर में आपको कोई डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है उसमें पूछ रहा है कि इन विच टाइप ऑफ आइसोलेशन टू स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरब्रीडिंग। यानी कि स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, दो स्पीसीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और उसमें यह कहा जा रहा है कि किस टाइप का वो आइसोलेशन होगा जिसमें दो स्पीसीज इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएंगी अलग अलग हैबिटेट में जब वो रह रही हैं। तो पहले हम स्पीसीज की डेफिनेशन को याद करते हैं। इस क्वेश्चन में स्पीसीज की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो अपने ही ग्रुप के साथ रिप्रोडक्शन करता है और वो दूसरे किसी ग्रुप के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करता है। अगर ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस ग्रुप को हम स्पीसीज कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने स्पीसीज की पढ़ी है। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि दो स्पीसीज हैं और वे एक दूसरे से आइसोलेटेड है। ये बात हमारी क्वेश्चन से समझ में आ रही है। अब ये पूछ रहा है कि वो जो आइसोलेशन है दो स्पीसीज के बीच में वो किस टाइप का है, यानी कि किस टाइप का आइसोलेशन है। यहाँ पर 4 जो ऑप्शंस दिए हैं, ये चारों के चारों आइसोलेशन है। टेम्पोरल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड गेमेटिक। तो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि किस टाइप का वो आइसोलेशन होता है जिसके अंदर दो स्पीसीज एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाती हैं जब वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहती हैं। यानी कि इंटरब्रीडिंग करने से दो स्पीसीज प्रिवेंट की जा रही हैं। क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट में रहती हैं। यहाँ पर आपके सामने दो स्पीसीज प्रेजेंट है, दो ग्रुप्स प्रेजेंट है। एक ग्रुप ये है जिसके अंदर कुछ बर्ड्स हैं, 3 बर्ड्स आपके सामने यहाँ पर हैं। एक दूसरा ग्रुप ये है, इसके अंदर भी यहाँ पर 3 बर्ड्स आपके सामने हैं। तो ये दोनों बर्ड्स जो हैं इंटरब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इस ग्रुप के मेंबर्स इस ग्रुप के मेंबर्स से इंटरब्रीडिंग नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप ये है हमारे पास, ये है ग्रुप ए और ये है ग्रुप बी। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि इन दोनों ग्रुप्स के मेंबर आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं। इनका हैबिटेट अलग है और इनका हैबिटेट अलग है, यानी कि ये दो बर्ड्स हैं और ये अलग अलग हैबिटेट में रह रही हैं, इस वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही हैं। तो इनके बीच में जो आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गई हैं, तो वो आइसोलेशन किस टाइप का है। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चारों के चारों जो ऑप्शन है वो आइसोलेशन के एग्जाम्पल है। अब बात यहाँ पर की गई है डिफरेंट हैबिटेट्स की। आपको ये याद रखना है, जब हैबिटेट अलग अलग हो जाते हैं तो किस टाइप का आइसोलेशन आता है। तो सबसे पहला जो उसमें ऑप्शन दिया है उसमें बोला जा रहा है टेम्पोरल आइसोलेशन। टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब होता है कि दो स्पीसीज के ग्रुप्स हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड है रिप्रोडक्टिवली, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन वे सेम हैबिटेट में प्रेजेंट है। यानी कि ये इसी एग्जाम्पल को हम सबसे पहले समझेंगे। अब हमारे सामने ये 2 बर्ड्स के ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। ये एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, सेम हैबिटेट। अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप है बर्ड्स का जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है और एक ही हैबिटेट में रहते हुए आइसोलेटेड हैं, तो इस टाइप के आइसोलेशन को हम कहते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते होंगे। तो जो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है टेम्पोरल आइसोलेशन का, इसमें ये एक ही हैबिटेट में रहते हैं। अब आपके दिमाग में, मन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब ये एक ही हैबिटेट में एक ही जगह पर रह रहे हैं तो ये इंटरब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ही स्पीसीज के मेंबर्स हैं। तो इसका रीजन ये होता है, टेम्पोरल आइसोलेशन का रीजन ये होता है कि इनकी जो सेम हैबिटेट में रहने के बावजूद भी इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती है। उसका कारण ये है कि इनका जो टाइमिंग होता है रिप्रोडक्शन का वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि ये एक ग्रुप है ये नाइट में ब्रीडिंग करते हों
और हो सकता है इस ग्रुप के मेंबर्स डे टाइम में ब्रीडिंग करते हो, यानी इनकी इंटरब्रीडिंग नाइट में होती हो और इनकी इंटरब्रीडिंग डे टाइम में होती हो। तो इस ग्रुप के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि ये डे टाइम में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, और इस ग्रुप के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि ये नाइट टाइम में ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सेम हैबिटेट बट ड्यू टू डिफरेंट टाइमिंग। तो इस तरह का जो स्पीसीज के बीच में आइसोलेशन होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल आइसोलेशन। नेक्स्ट, तो जो टेम्पोरल आइसोलेशन है ये हमारा जो आंसर है ये नहीं है, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक ग्रुप आपके पास है, यही सेम ग्रुप हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे, आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है, एक ग्रुप यहां पर ये है, दूसरा ग्रुप ये है, और अगर वे डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, अलग अलग हैबिटेट होने की वजह से उनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही है, तो इस तरह के आइसोलेशन को आप कहेंगे इकोलॉजिकल आइसोलेशन। तो अगर ये डिफरेंट हैबिटेट्स में है तो इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो इस टाइप का जो आइसोलेशन होगा दो स्पीसीज के बीच में उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल आइसोलेशन। मान के चलिए ये जो ग्रुप है ये इंडिया में रह रहा है और ये दूसरा ग्रुप जापान में रह रहा है, तो इनके जो हैबिटेट्स हैं वो अलग अलग हो गए, और हैबिटेट्स अलग होने की वजह से ये इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रहे इन ग्रुप्स के बीच में। इस ग्रुप के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, इस ग्रुप के मेंबर्स भी आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप के मेंबर्स इस ग्रुप के मेंबर के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। कारण है अलग अलग हैबिटेट्स का होना। इस तरह का जो आइसोलेशन होता है उसको हम इकोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो इकोलॉजिकल आंसर ये वाला सही है, ये ऑप्शन हमारा गलत था। तो बचे हुए दो ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं क्योंकि हमारा आंसर आ गया है इकोलॉजिकल आइसोलेशन हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम बिहेवियरल आइसोलेशन और गेमेटिक आइसोलेशन को भी समझ लेते हैं। बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब होता है, आप इस एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक क्रिकेट जो एक इंसेक्ट होता है, ये घरों में भी मिलता है, इसको झींगा बोलते हैं। तो एक ग्रुप क्रिकेट का ये है, दूसरा ग्रुप ये है। अब कुछ जो इंसेक्ट्स या अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ मेटिंग रिचुअल्स होते हैं। मेटिंग रिचुअल्स का मतलब होता है कि ये मेटिंग तब करेंगे जब वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। जैसे कि झींगे के अंदर ये होता है कि ये जो अपने इसके जो ये लिम्ब्स होते हैं ये इनको आपस में रगड़ते हैं और ये आवाज क्रिएट करते हैं। रात को झींगे की आवाज आपने सुनी भी होगी। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि उसकी जो फीमेल मेंबर्स होती है वो उन मेल्स के साथ ही इंटरब्रीडिंग करती है जो एक मेटिंग सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं अपने लिम्स को रगड़कर। तो इस तरह से मान के चलिए कि ये जो ग्रुप है इसके जो मेल मेंबर्स हैं वो अपने जो लिम्स हैं उनको आपस में टकरा रहे हैं, रगड़ रहे हैं और साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी ग्रुप की जो फीमेल्स है वो इनके साथ मेटिंग कर लेती हैं। और ये दूसरा ग्रुप है, अब इनका जो बिहेवियर है वो अलग है, बिहेवियर आइसोलेशन है, ये जो है मेटिंग सॉन्ग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इस ग्रुप की फीमेल्स इस ग्रुप के मेंबर्स के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं करेगी। तो इस तरह का जो आइसोलेशन होता है, भले ही वो एक ही हैबिटेट में रहते हो, एक साथ ही रहते हो, इस तरह का जो आइसोलेशन होता है उसको हम बिहेवियरल आइसोलेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गेमेटिक आइसोलेशन किसे कहते हैं। गेमेटिक आइसोलेशन का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। लेकिन अगर दो स्पीसीज के गैमेट्स आइसोलेटेड हैं तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के पास जाएगा तो उनका फ्यूजन नहीं होगा, वो रेजिस्ट करेगा और उनका फ्यूजन होने से जाइगोट की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो जो ब्रीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है और इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाती है। इस तरह से अगर दो स्पीसीज आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से तो हम उसको कहते हैं गेमेटिक आइसोलेशन। तो हमने चार एग्जांपल यहाँ पे चार टाइप के आइसोलेशन हमने इसी क्वेश्चन से समझ लिए हैं। करेक्ट आंसर था हमारा इकोलॉजिकल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन एंड गेमेटिक आइसोलेशन हमारे आंसर्स नहीं है, लेकिन हमने इन चारों को समझ लिया है। टेम्पोरल आइसोलेशन में हमने समझाया कि हैबिटेट सेम रहता है लेकिन इंटरब्रीडिंग की टाइमिंग अलग होती है, इसलिए वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। इस तरह से अगर एक दो ग्रुप्स आपस में आइसोलेट हो जाते हैं हम उसको टेम्पोरल आइसोलेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल आइसोलेशन हम तब बोलेंगे जब वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हों दो ग्रुप्स। बिहेवियर आइसोलेशन का मतलब ये होगा कि कुछ वो अपने कुछ मेटिंग रिचुअल्स वगैरह अलग अलग टाइप के होने की वजह से वे एक दूसरे से आइसोलेट हो गए। और गेमेटिक आइसोलेशन हम तब बोलेंगे जब उनके जो गेमेट्स हैं वो कंपैटिबल ना हो, कंपैटिबिलिटी उनके अंदर ना हो, वो एक दूसरे से फ्यूज ना करे। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नोन एज। ड्रग का मतलब यहाँ पर दवाई है यानी मेडिसिन है, जो हमारी बॉडी में जब कोई मेडिसिन जाती है तो कोई ना कोई वर्क वो करती है
तो जिस मेडिसिन की जिस ब्रांच के अंदर हम उसके एक्शन को स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो होती है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग फंक्शनिंग किस तरह से, यानी कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो जिस ब्रांच के अंदर हम ये चीजें स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है ड्रग्स का एक्शन किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, तो फिजियोलॉजी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन है तीनों में वर्ड यूज किया है फार्मा। फार्मेसी की शॉप पे भी आप गए होंगे, जहां पर दवाइयां आपको मिलती हैं उस शॉप का फार्मेसी कहते हैं। तो तीनों में फार्मा यानी तीनों में ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन बी फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम अपनी बॉडी में एक पार्टिकुलर ड्रग के जाने के बाद उसकी क्या एक्टिविटी होती है, कैसे वो रिएक्ट करती है, वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, इसको बहुत तेज दर्द है, हेडेक है इसको, यानी कि उसको बहुत तेज सर में दर्द है। अब इसने सर में दर्द के लिए एक मेडिसिन ले ली, ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है सर में दर्द बुखार वगैरह के लिए, तो इसने ये मेडिसिन खा ली है। अब हम ये देखते हैं कि ये मेडिसिन इसकी बॉडी में किस तरह से वर्क कर रही है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है। तो मेडिसिन की जिस ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। और ये शायद हमारा क्वेश्चन है कि किस ब्रांच के अंदर ड्रग का एक्शन आप पढ़ते हैं, तो फार्मेकोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी फार्मेकोलॉजी। ऑप्शन सी में बताया गया फार्मेकोग्नोसी क्या होती है। फार्मेकोग्नोसी में भी फार्म यानी दवाइयों के बारे में बात की जा रही है। इस ब्रांच के अंदर यह देखा जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में, इस ब्रांच के अंदर यह देखा जाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स से किस तरह से हम अलग अलग टाइप की मेडिसिन ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को यहाँ पर सोर्स ऑफ मेडिसिन के रूप में देखा जाता है। तो जिस ब्रांच के अंदर हम ये देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम किस तरह से दवाइयों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करें, उस ब्रांच को हम कहेंगे फार्मेकोग्नोसी। तो ये आप आंसर सही नहीं है, आंसर तो हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट 4th ऑप्शन दिया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये भी मेडिसिन की एक ब्रांच होते हैं, इसके अंदर अलग अलग जो मेडिसिन है उनको सिंथेसाइज करने के तरीके बनाए जाते हैं, यानी कि एक लैब में, केमिस्ट्री की लैब में या एक साइंटिफिक लैब के अंदर किस तरह से हम ड्रग्स को सिंथेसाइज करें, कैसे बनाएं, कैसे उनको प्रिपेयर करें, वो सब चीजें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी एक ड्रग या एक दवाई का हमारी बॉडी में जाकर क्या एक्शन होता है उसको हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, और करेक्ट आंसर है हमारा फार्मेकोलॉजी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है स्टडी ऑफ पीरियोडिकल चेंजेज इन प्लांट्स इन रिलेशन टू सीजनल चेंजेज, यानी कि प्लांट्स के अंदर कुछ पीरियोडिकल चेंजेज आते हैं। पीरियोडिकल मींस यानी कि ये चेंजेज इनकी बॉडी में बार बार आएंगे, इन रिलेशन टू सीजनल चेंजेज, यानी कि जब भी सीजन चेंज होगा तभी इनकी बॉडी में इस तरह के चेंजेज आएंगे। तो ऐसे जो चेंजेज आते हैं प्लांट्स के अंदर जो पीरियोडिकली हर सीजन में रिपीट होते हैं, आप उन चेंजेज को क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी के अंदर हम फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि ये किसी इंडिविजुअल का फेस है, इसके क्या एक्सप्रेशन है और उनका क्या मतलब है। जिस ब्रांच के अंदर बायोलॉजी की या साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम कहेंगे फिजियोग्नोमी। तो ये आंसर हमारा गलत है, इसके अंदर हम प्लांट्स के अंदर चेंजेस का पता नहीं लगाते एक पार्टिकुलर सीजन में। नेक्स्ट आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में अंदर हम स्टडी करते हैं एल्गी की। एल्गी प्लांट्स होते हैं और एल्गी की स्टडी हम फाइकोलॉजी के अंदर करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एक पार्टिकुलर प्लांट एक पार्टिकुलर सीजन में किस तरह से चेंजेस आते हैं उसके अंदर। जैसे कि प्लांट्स में लीव्स का इमरजेंस हो गया, प्लांट्स में फ्रूटिंग्स होगी, फ्लावरिंग होगी, वो एक पार्टिकुलर सीजन में होती है। हर प्लांट के लिए वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस एक पार्टिकुलर प्लांट के अंदर एक उसी टाइम में लीव्स इमर्ज होंगी और लीव्स गिरेंगी भी और उसके बाद में इमर्ज भी होंगी। तो एक पीरियोडिकल है, यानी हर साल उसके अंदर ऐसा ही होगा। एक पार्टिकुलर सीजन आएगा जब उस प्लांट के अंदर लीव्स आना स्टार्ट होंगी, पुरानी पत्तियां झड़ जाएंगी और फिर उसके बाद में नई पत्तियां आएंगी। फ्रूटिंग होगी यानी फ्रूट्स आना स्टार्ट होंगे। आपने देखा होगा जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में आते हैं और हर बार आते हैं। यानी कि जो एप्पल है, एप्पल का एक पार्टिकुलर सीजन है जब उसकी फ्रूटिंग होती है, फ्रूट उसका तैयार होता है और मार्केट में आ जाता है। तो इस तरह के चेंजेस को जो पीरियोडिकल है, सीजन वाइज हो रहे हैं, उनको हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है फिनोलॉजी। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, तो करेक्ट आंसर हो गया फिनोलॉजी। फोर्थ ऑप्शन में दिया है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन्स आप जानते हैं लाइट,
पीरियोडिज्म मीन्स होता है कि लाइट के अकॉर्डिंग एक पार्टिकुलर प्लांट के अंदर किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो ये जो आंसर है ये गलत है। जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। आप कंफ्यूज मत होना फिनोलॉजी और फोटो पीरियोडिज्म में। यहाँ पर एक प्लांट के अंदर चेंजेस ही देखे जा रहे हैं, लेकिन वो लाइट पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और कुछ प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स का मतलब है कि कुछ प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए ज्यादा दिन चाहिए, यानी कि ज्यादा लंबा दिन चाहिए। जब दिन बड़े होते हैं तब इनमें फ्लावरिंग होती है। और कुछ प्लांट्स है तो ऐसे होता है जिनमें जो फ्लावरिंग होती है वो जब लाइट कम होती है, यानी जो छोटा दिन होता है, तब उनके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो इसी वजह से लाइट की आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही इनको लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। यानी कि लॉन्ग डे जो प्लांट्स हैं उनको ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा तेज धूप और ज्यादा लंबे समय के लिए धूप चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए धूप चाहिए। तो इस तरह से हमने प्लांट्स की दो कैटेगरी बना रखी है जो कि डिपेंड है लाइट की प्रेजेंस पर और कितने पीरियड तक लाइट रहती है। फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स कितने टाइम तक लाइट रहती है। तो इनके अंदर कोई ऐसा चेंज पीरियोडिकल नहीं आ रहा है, ये लाइट पे डिपेंड हो रहा है, प्रतिदिन की लाइट पे डिपेंड हो रहा है, एक पार्टिकुलर सीजन पे डिपेंड नहीं हो रहा है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर फोटो पीरियोडिज्म नहीं था, हमारे क्वेश्चन का आंसर था फिनोलॉजी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच विच इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, इंटरडिसिप्लिनरी यानी एक बायोलॉजी के साथ ही जुड़ी हुई एक ब्रांच है। इसके अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका हमें फायदा होता है। तो सबसे पहला होता है इंजीनियरिंग टेक्निक्स इन बायोलॉजिकल स्टडीज एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल स्टडी, यानी कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज आप कर रहे हैं जिससे हम बायोलॉजिकल स्टडीज कर रहे हैं। तो जहां पर इंजीनियरिंग यूज हो रही है तो वहां पर टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि ये ब्रांच है बायो टेक्नोलॉजी। बात हो रही है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, आंसर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन है गलत। दूसरा क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल फिनोमेना, यानी जितने भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फिनोमेना हो रही हैं उनकी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये जो ब्रांच होती है ये होती है बायोकेमिस्ट्री। ये भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आ गई। थर्ड ऑप्शन हो गया फिजिक्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, यानी हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं उनमें क्या फिजिक्स हो रही है, कौन सी फिजिकल फिनोमेना वहां पर हो रही है, फिजिक्स से किस तरह से आप उसको रिलेट करते हैं। तो इसका भी सिंपल आंसर होगा, ये हो गया बायोफिजिक्स। इस तरह से तीनों के तीनों आंसर अभी तक जो आए हमारे सामने ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन साइंस इन एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, बायो इंफॉर्मेशन बायोलॉजी, बायो यहां से आ गया, इंफॉर्मेशन यहां से आ गया। क्वेश्चन में पूछा था बायो इंफॉर्मेटिक्स, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है हमारे जीन्स की, डीएनए की, उस सब को आप उस एक डेटा की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर करते हैं और बाद में उसको स्टडी करते हैं। तो जिस ब्रांच के अंदर आप ऐसा करते हैं उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 वो हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है इन मेडिकल साइंस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम इज टर्म्ड एज, यानी नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां होती है मेडिकल साइंस में उनको हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं गायनेकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है। गायनेकोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। इसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं गायनेकोलॉजी के अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं, उनकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच वी स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, ये भी ऑप्शन गलत है। कार्डियोलॉजी का मतलब होता है इसके अंदर हम हार्ट से रिलेटेड डिजीज और उनकी डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं, इट इज रिलेटेड टू हार्ट। फोर्थ ऑप्शन है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, तो उन ग्लैंड्स के बारे में, उनकी फंक्शनिंग और उनके जो डिसऑर्डर्स हैं वो जो हम स्टडी करते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाता है।
तो इस तरह से हमने 4 चीजें समझ ली हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, और एक इंडिविजुअल जो स्पेशलिस्ट है न्यूरोलॉजी में उसको हम कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। इस तरह से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड गायनोकोलॉजी, और एक इंडिविजुअल जो एक्सपर्ट है गायनोकोलॉजी में उसको हम कहेंगे गायनोकोलॉजिस्ट। इसी तरह से जो इंडिविजुअल हार्ट का स्पेशलिस्ट है और हार्ट से रिलेटेड चीजें सोल्व कर रहा है, हमारी बीमारियां दूर कर रहा है, उसको हम कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। और इस तरह से जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के बारे में स्टडी करा रहा है उसको एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि जो इंडिविजुअल एक्सपर्ट है हमारी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को समझने में, उनकी बीमारियों को ठीक करने में, उसको हम कहेंगे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा न्यूरोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर हम नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसको स्टडी करते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था, उनके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप एकदम से देखते ही आंसर देंगे एरिस्टोटल, जो कि गलत है। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी टर्म नहीं दिया था। एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, लेकिन ये टर्म इन्होंने नहीं दिया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। एरिस्टोटल जो थे वो थे फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ऑप्शन नंबर बी है डार्विन। डार्विन को आप जानते हैं, डार्विन ने जो फेमस थे डार्विन जिस चीज के लिए, वो थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इन्होंने भी बायोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ऑप्शन बी भी गलत है, डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसी की वजह से डार्विन का ज्यादा नाम है। ऑप्शन नंबर सी है लेमार्क एंड ट्रीविरेनस। तो ये जो टर्म था बायोलॉजी इन्होंने दोनों ने ही दिया था। लेमार्क जो स्टडी कर रहे थे वो स्टडी करते लाइफ फॉर्म्स के बारे में, यानी कि लिविंग बींग्स के बारे में। जो आप पढ़ते हैं नॉन लिविंग, लिविंग बींग्स, उनके बारे में सबसे पहले लेमार्क ने स्टडी किया था। और जो ट्रीविरेनस थे उन्होंने स्टडी ये किया था कि लाइफ फॉर्म्स किस कंडीशंस में सर्वाइव करती हैं, यानी उन्होंने स्टडी की थी कंडीशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो जो टर्म बायोलॉजी था वो लेमार्क और ट्रीविरेनस ने एक साथ इंट्रोड्यूस किया था। लेमार्क ने बताया था लाइफ फॉर्म्स के बारे में और ट्रीविरेनस ने बताया था कि क्या कंडीशंस है जिनमें लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव कर सकते। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया आंसर नंबर सी, लेमार्क एंड ट्रीविरेनस। ऑप्शन नंबर 4 है लीनियस। लीनियस के बारे में आप जानते हैं, कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और ये फेमस थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बायोलॉजी टर्म जो दिया था लेमार्क और ट्रीविरेनस ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है बायोमेट्रिक्स रेफर्स टू, यानी बायोमेट्रिक्स किसे कहा जाता है। बायोमेट्रिक्स आपने सुना होगा कि बायोमेट्रिक मशीन लगी है स्कूलों में, वहां पर जो है आंखों से वो पहचानता है और अंगूठा लगता है। एक पार्ट कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर एंट्री आप करेंगे या टीचर्स एंट्री करेंगे तो पहले उनको अपना थंब इंप्रेशन देना होगा, अंगूठा लगाना होगा, वो बायोमेट्रिक मशीन उसको रीड करेगी, उसके बाद में वो गेट खुल जाएगा, उनकी अटेंडेंस भी वहीं से दर्ज हो जाती है। तो इसके अंदर क्या की जा रही है, स्कैनिंग की जा रही है, फिंगरप्रिंट्स की, रेटिना की, आइज की, बहुत सारी मशीन्स अलग अलग टाइप की होती हैं। तो बायोमेट्रिक्स के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी इंडिविजुअल को उसके फेस से, उसके बॉडी के फिंगरप्रिंट से या आंखों की रेटिना वगैरह से। तो यही आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में यही दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस बाय स्कैनिंग फेस एंड फिंगरप्रिंट्स। तो ये जो हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की बायोमेट्रिक्स, इसके अंदर हम यही सब करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। मेजरमेंट ऑफ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह वो गए हैं, उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। लाइट डिटेक्शन, लाइट डिटेक्शन के लिए मशीन आती है, उसको लाइट डिटेक्टर बोलते हैं। बायोमेट्रिक्स उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में आती है बॉडी लेंथ रिलेशन अक्रॉस इवोल्यूशनरी स्केल, यानी इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है और उसमें किसी इंडिविजुअल का बॉडी की लेंथ से क्या रिलेशन है, इवोल्यूशन में किस तरह से उसकी बॉडी की लेंथ जो है वो कम ज़्यादा हुई है, तो वो जो हम स्टडी करते हैं वो इवोल्यूशनरी मामला हो गया सारा का सारा, उसका भी बायोमेट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद में हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया था, कभी चलाया गया, उससे बाद में क्या डेवलप हुआ, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाने से हमें क्या मिला, क्या डेवलप उससे हुआ। उससे बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेवलप हुई, बायोसिस्टमैटिक्स डेवलप हुई, बायोटेक्नोलॉजी या बायो मॉनिटरिंग डेवलप हुई। तो इसका आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये 1990 में चलाया गया था बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा। इन्होंने क्या किया, तब तक डीएनए की डिस्कवरी हो चुकी थी, डीएनए के बारे में, डीएनए की स्ट्रक्चर भी समझ आ गई थी, ये भी पता लग गया था कि हमारी बॉडी में जो है
डीएनए होता है, उसके अंदर बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं और उन्हीं के अंदर जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक डीएनए का एक पार्टिकुलर पोर्शन डिटरमाइन करता है हमारी बॉडी के कुछ कैरेक्टर्स को। तो जो पोर्शन डिटरमाइन ये कर रहा है उसको हम जीन कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ये देखा गया कि हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने जीन्स हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग है, कितने बेस पेयर्स है। तो 1990 में ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया था और उसके अंदर ये मैपिंग की जा रही थी कि हमारे अंदर कितने जीन्स हैं। ये कंप्लीट हुआ 2006 में। ये जो प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमारे अंदर जितने 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोजोम्स हैं उनके अंदर सारा का सारा जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी पूरी की पूरी बेस पेयर्स की डिटेल्स, कितने जीन्स हैं, क्या उनका फंक्शंस है, कैसे वो काम कर रहे हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसमें जुटा ली गई। अब वो जो इन्फॉर्मेशन जुटाई गई उसका क्या किया गया, तब तक कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुके थे, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की हेल्प से, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से कंप्यूटर में सेव कर दिया गया। तो वो जो डेटा था हमारे पास, बायोलॉजिकल डेटा, वो हमारे काम आता है एनालाइज करने में, ये देखने में कि किस पार्टिकुलर क्रोमोजोम के अंदर किस तरह से जीन्स प्रेजेंट है, क्या उसका म्यूटेशन में हो रहा है, कैसे इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट उसका हुआ है। तो वो जो सारा का सारा डेटा हमने सेव किया स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स में, वो जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की, जिस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा है कि जो बायोलॉजी की हिस्ट्री है उसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ उससे क्या डेवलप हुआ, उससे डेवलप हुई बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि आप समझ चुके हैं क्या होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, उसने डिटरमाइन करके बताया कि हमारे अंदर कितने डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, कितने जीन्स हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या फंक्शनिंग है और किस पार्टिकुलर क्रोमोजोम के अंदर कौन सा जीन्स प्रेजेंट है और वो हमारे अंदर किस कैरेक्टर को प्रभावित करता है। वो सारी की सारी डिटेलिंग जितनी भी हम जुटा सके हमने उनको स्पेसिफिक डेटा की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सेव किया है कंप्यूटर्स में, और हम जिस पार्टिकुलर क्रोमोजोम की इंफॉर्मेशन चाहते हैं हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि मुझे इस पार्टिकुलर क्रोमोजोम की पूरी मैपिंग चाहिए तो वो आपको पूरी की पूरी मैपिंग बता के दे देंगे। तो ये सारी डिटेल्स जिस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर हमने स्टडी की हम उसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर ये सही हो गया। बायोसिस्टमैटिक्स आप जानते हैं, यानी कि हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नोमेनक्लेचर किया था, क्लासीफाई किया था, आइडेंटिफाई किया था और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पहले यूज किए जा रहे थे, उसके बाद में हमने उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इन्वॉल्व किया था और जो ब्रांच हमारी डेवलप हुई थी उसको हमने कहा था सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये नहीं है, लेकिन ये बायोसिस्टमैटिक्स आपको रिवाइज हो गया होगा। बायोटेक्नोलॉजी आप जानते होंगे, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं बायोलॉजी में। यानी कि जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आप लें, हम एक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे कि हम इकोलाई को मैनिपुलेट करते हैं, हमने देखा कि ये इकोलाई का बैक्टीरिया है और ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, नेचुरली अपने आप ही करता है। और अब हमने देखा कि अगर हम बहुत सारे बैक्टीरिया को कल्चर कर लें तो बहुत सारी मात्रा में हम उससे इंसुलिन ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे इंसुलिन के इंजेक्शन बनाने हमने स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, उनकी बॉडी अपने आप नेचुरली सही मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अब उसको क्या करना है, हमें इंसुलिन का इंजेक्शन देना है। कहाँ से हम लाएंगे, हम बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से और वो हम इंसुलिन हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये जो ब्रांच होती है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बायो मॉनिटरिंग जो ब्रांच होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बायो मॉनिटरिंग के अंदर हम हमारे अंदर जाने वाले बहुत सारे केमिकल्स की मॉनिटरिंग करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी पे। यानी कि देखा है हमने कि कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, हमारी सेल्स को इफेक्ट करता है, हमारे टिश्यूज को इफेक्ट करता है। तो मॉनिटरिंग का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज़ की जांच करें, उसकी निगरानी रखें। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की जो मॉनिटरिंग इस तरह से हम करते हैं उसको हमको बोलते हैं बायो मॉनिटरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 9 में ये लिखा हुआ है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि इनको आपको डिस्टिंग्विश करना है किससे, यानी डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग बींग्स को आपको नॉन लिविंग बींग से अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। यानी ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ऐसी योग्यता है जिसके आधार पर आप लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग से अलग कर सकें, लेकिन वो एबिलिटी है वो अनएक्सेप्शनल होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन ना हो, वो अनएक्सेप्शनल हो। अनएक्सेप्शनल का मतलब यही होता है कि आप उस पर कोई इफ एंड बट्स ना लगा सकें। तो ये जो लिविंग बींग्स के फीचर्स होते हैं, जब आपने वीडियो लेक्चर्स पढ़े थे
तो वहाँ पे आपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे। हमने वहाँ पर लिविंग बींग्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, कॉन्शियसनेस, बहुत सारे हमने फीचर्स पढ़े थे। लेकिन उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने कहा था कि ये डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग बींग्स के। उनको हमने डिफाइनिंग फीचर्स इसलिए कहा था कि वे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो बिल्कुल इंक्लूसिव थे, यानी बिल्कुल स्पेसिफिक टू लिविंग बींग्स थे, यानी कि वो फीचर सिर्फ और सिर्फ हर हालत में लिविंग बींग्स ही शो करते थे। नॉन लिविंग बींग्स उन फीचर्स को शो नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ये इनको हमने कहा था डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ये 3 डिफाइनिंग फीचर थे। पहला डिफाइनिंग फीचर था सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी लिविंग बींग्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दूसरा डिफाइनिंग फीचर था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। थर्ड डिफाइनिंग फीचर था कॉन्शियसनेस, यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं और अपने एनवायरनमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। जो उनका एनवायरनमेंट है उसमें उसके अकॉर्डिंग, उसी से भी जो भी स्टिमुलस उनको मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये जो फीचर्स थे इनको हमने डिफाइनिंग कहा था और हमने कहा था कि इनके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये अनएक्सेप्शनल फीचर्स हैं, सिर्फ लिविंग बींग्स ही इनको डिफाइन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई एक वो कैरेक्टर छांटना है जो लिविंग बींग्स के लिए एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो। तो अब हम देखते हैं 4 ऑप्शंस में। सबसे पहला ऑप्शन दिया है ग्रोथ एंड मूवमेंट। ये हमने पढ़ा था कि ग्रोथ एंड मूवमेंट लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कि किसी भी सैंड ड्यून का बनना या माउंटेन का बनना, वो ग्रोथ शो कर रहा है। मूवमेंट, एक कार भी मूव कर सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव फीचर नहीं हुआ, इसके ऊपर एक्सेप्शंस हैं। लिविंग बींग्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन अनएक्सेप्शनल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विट्रो रिएक्शन। इन विट्रो रिएक्शन का मतलब है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसको हम लिविंग बींग्स का फीचर नहीं मान सकते हैं। लिविंग बींग्स के अंदर रिएक्शंस होती हैं लेकिन वो होती हैं सेल के अंदर, तो ये भी यहाँ पर फीचर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। अब हम ये देखते हैं कि लिविंग बींग्स टच के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं और जो एनवायरनमेंट में उनको स्टिमुलस मिलता है उसके लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं। ये थर्ड वाला जो डिफाइनिंग फीचर है ये एक्सक्लूसिव फीचर है, इसके ऊपर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हर हालत में लिविंग बींग्स ये फीचर शो करेंगे और नॉन लिविंग बींग्स किसी भी हालत में टच को रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये डिफाइनिंग फीचर है और अनएक्सेप्शनल है, इसके ऊपर कोई भी एक्सेप्शन नहीं ला सकते। तो हमारा आंसर हो गया सी, रिप्रोडक्शन। ये भी हमने पढ़ा था कि लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये उनका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लिविंग बींग्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि इनफर्टाइल कपल होता है, वो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा हो गया रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द मेथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स वाज डन बाय। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा जा रहा है कि पहला जो एक्सपेरिमेंट था हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड वो किसने किया था। इसका आंसर है नूप। नूप ने पहला एक्सपेरिमेंट हाइड्रोपोनिक्स पे किया था। ये बचे हुए आंसर आपके किसी काम के नहीं है। अब आपको समझने की जरूरत यहाँ पर यह है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि आप एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। ये आपके पास एक प्लांट है, आपने इसको ग्रो कर दिया है। जनरली आप किसी पॉट में जब प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसमें आप सोइल डालते हैं, यानी मिट्टी आप नीचे बिछा देते हैं और उसमें उस प्लांट की रूट्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर आप यहाँ पर सोइल की जगह रिप्लेस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन को, यानी यहाँ पर सोइल नहीं होगी, यहाँ पर होगा एक एक्वस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये आप समझते होंगे कि जब किसी प्लांट को सोइल में हम ग्रो करते हैं तो सोइल से ही उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वाटर भी सोइल से एब्जॉर्ब करता है और जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको चाहिए होते हैं वो सारे सोइल से उसको मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, सब चीज़ें डाल दी हैं। वो प्लांट को वहीं से ग्रो कराएंगे, हम सोइल को हम रिप्लेस कर देंगे। अब इस जो मेथडोलॉजी है इसका हमें फ़ायदा ये है कि बहुत सारे अर्थ के ऊपर ऐसी जगह हैं जहाँ पर सोइल नहीं होती है तो जैसे कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो मिट्टी तो वहाँ पर है लेकिन बहुत मोटी लेयर वहाँ पर प्रेजेंट है आइस की, तो वहाँ पर सोइल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर हम किसी भी टाइप के प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक थी ये दी थी नूप ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया नूप।
तो इस तरह से आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और इन 10 क्वेश्चन के साथ ही मैं आज का वीडियो लेक्चर कंक्लूड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।